राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वो है दहेज मृत्यु और हत्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डाउरी डेथ एंड मर्डर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ज़्यादा विवाद है, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, इस पे क्लियर नहीं है, परेशान रहते हैं। लोग समझते हैं कि दहेज मृत्यु हत्या एक ही है, नहीं जान पाते हैं। बहुत लोगों की ये समस्या है, केवल एक दो लोगों की नहीं, बच्चों के साथ साथ और लोगों की भी समस्याएं हैं। ठीक है, आज इस सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वीडियो आ गया है जो इस समस्या का आज तोड़ निकाल देगा। ठीक है, ये समस्या आज खत्म हो जाएगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, ठीक है, और कमेंट करते रहो। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, फैला दो पूरे भारत में। हर किसी व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए तत्काल में, हर व्यक्ति इसको समझ में आ जाए उसको क्या होता है दहेज मृत्यु, जिससे समाज में इस तरह के घटिया अपराध जो हो रहे हैं बड़े पैमाने पे वो बंद हो जाए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएं। ठीक है, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया जा रहा है दहेज मृत्यु के नाम पे। ठीक है, दहेज मृत्यु का अपराध किस प्रकार का कमिट किया जाता है उनको, आइए मैं समझाता हूं एक एक करके। अंतर क्या है दोनों में, इसको भी समझाऊंगा। पहले दहेज मृत्यु पे समझते हैं। दहेज मृत्यु ये अपराध मूल अपराध नहीं है, 1986 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ? भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 304B में जोड़ा गया, यानी धारा 304B या 304 ख भी इसको कहते हैं। ठीक है, दहेज मृत्यु एक अपराध बनाया गया है। हत्या अलग होता है, दहेज मृत्यु अलग होता है। ठीक है, दहेज मृत्यु अपने आप में एक ऑफेंस है, जैसे चोरी, लूट, डकैती एक ऑफेंस है, उसी तरह से दहेज मृत्यु भी एक ऑफेंस है। इसके क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कब किसी पे दहेज मृत्यु का चार्ज लगता है, आइए देखते हैं। कब किसी व्यक्ति को दहेज मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जाता है, आइए देखते हैं। क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए, इससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा बहुत मैं उसको भी बताऊंगा। हाँ, अगर आपको कुछ और बातें विशेष जाननी है तो आप इस पर्सनल नंबर पे संपर्क सूत्र लिखा हुआ है, आप कॉल करिए। ठीक है, और संपर्क कर लीजिए, अपनी समस्याओं का निदान करवा लीजिए। और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं। सभी जो है विधि से जुड़े हुए मटेरियल भी उपलब्ध हैं। ठीक है, आप लोग बस संपर्क करिए और अधिक से अधिक लाभ ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं दहेज मृत्यु के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। धारा 304B में डिफाइन किया गया, लिखा है किसी विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो। पहला शर्त है कि किसी विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, यानी उसका विवाह हुआ हो जरूर, और मतलब उस समय वो विवाह रहा हो कायम। ठीक है, तो किसी विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, और ये मृत्यु कब हुई हो? विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। तो लिखा है किसी विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, उस समय विवाह कायम रहा हो ये जरूरी नहीं है, विवाह कायम रहा हो ये जरूरी नहीं है। उसका पति 2 साल बाद ही मर जाता है। ठीक है, लड़की का पति 2 साल बाद मर जाता है किसी तरह से, और वो महिला घर में रह रही है, अपने ससुराल में रहती है, तो भी दहेज मृत्यु का अपराध बन सकता है। अभी समझाएंगे कैसे। पहले समझिए कि किसी विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर, यानी जब से उसकी शादी हुई है ये मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हुई हो। अगर 7 वर्ष हो चुका है या उससे ऊपर हो गया है तो 304B का मुकदमा नहीं बनेगा। इसका ये मतलब नहीं वो बच जाएगा, और भी धाराएं हैं जो पकड़ लेंगी उसे। ठीक है, बताएंगे उसको भी। फिर लिखा है तो यानी किसी विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, और ऐसी मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई हो, यानी मृत्यु नेचुरल डेथ ना हो, अप्राकृतिक रूप से हुई हो, आकस्मिक मृत्यु हुई हो, यानी या तो आग लग गया हो, जल गई हो, कहीं निशान पाए गए हो शरीर पे, फांसी पे लटकी हुई पाई गई हो, मतलब आकस्मिक हो, अननेचुरल डेथ हो, वो नेचुरली मृत्यु ना हुई हो। और
क्या है, मृत्यु के समय, जिस समय मृत्यु हुई है उस समय के आसपास या मृत्यु से पूर्व उस पति या उसके नातेदारों द्वारा, नातेदार का मतलब है उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाइयों, उसके चाचा लोग, मतलब जो उस फैमिली में रह रहे हैं ये सब लोग आएंगे नातेदार में। तो पति या उसके नातेदारों द्वारा दहेज की मांग या उसके लिए क्रूरता की गई हो, यानी या तो दहेज सीधे सीधे मांगा जा रहा हो, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मांगा जा रहा हो, या उसके लिए उसे क्रूरता किया जा रहा हो, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो, सारा काम उसी से कराया जा रहा हो, मारा पीटा जा रहा हो, उसको खाना पीना ना दिया जा रहा हो, कपड़ा ना दिया जा रहा हो, किस लिए, जिससे वो दहेज लेकर के अपने घर से आए, अपने बाप को फोन करे और पैसा लेकर के आए। ठीक है, तो इस तरह से क्रूरता किया गया हो, और तब ये 4 शर्तें पूरी होने पे, यानी विवाहित महिला की मृत्यु हुई हो, मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई हो, और मृत्यु के समय या उसके पूर्व पति या नातेदारों द्वारा दहेज की मांग या दहेज की मांग के लिए क्रूरता की जा रही हो, ये शर्तें एक साथ अगर पूरी हो गई तो दहेज मृत्यु का चार्ज बन जाएगा किस पे, उस पुरुष पे बनेगा। किस पुरुष पे, जो उसका पति है, जो उसके नातेदार हैं, उन पे दहेज मृत्यु का अपराध बन जाएगा। और यहाँ प्रिज्यूम किया जाता है, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि आपने दहेज मृत्यु कारित की है, यानी इस अपराध के किए जाने का प्रिजम्पशन कर लिया जाता है कि आपने ये अपराध किया है, यानी साबित करने का भार अभियुक्त पे आ जाएगा कि उसने इस तरह का अपराध नहीं किया है। तो यहाँ कोर्ट मान लेगी प्रथम दृष्टया कि आपने अपराध किया है और आप दोषी हो जाओगे अगर खंडित नहीं कर पाए तो। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कैसे इसका खंडन किया जाएगा, इसका खंडन कैसे किया जाएगा। आइए देखते हैं कैसे खंडन किया जाएगा। या तो आप कह दो साहब विवाहित महिला की जो मृत्यु है, महिला उस समय विवाहित नहीं थी, ये तो साबित करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, ये खंडित कर दो साहब। विवाह हुए 8 साल हो चुके हैं, 9 साल 10 साल हो चुके हैं, यानी 7 साल से ऊपर साबित कर दो आप, कैसे भी जैसे भी साबित कर पाओ। ठीक है, विवाह 7 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, या तो ये साबित कर दो, तब इस अपराध का आरोप आप पे मुकदमा नहीं चलेगा। दूसरा, या महिला की जो मृत्यु हुई है आकस्मिक रूप से, आप कह दो साहब ये बात सही है कि मृत्यु तो आकस्मिक रूप से हुई है, लेकिन वो मृत्यु सांप के काट लेने से हुई है। किसके? सांप के काट लेने से हो गई है। तो दहेज मृत्यु की कोई उपधारणा नहीं की जाएगी, इस धारा में मुकदमा नहीं चलेगा, बच जाओगे। यानी या तो साबित कर दो कि महिला की मृत्यु सांप काटने से हुई है, या आग लग गई, खाना बनाते समय आग लग गई है, ये साबित हो जाए कोर्ट में, कोर्ट को डाउट ना रहे, आग लग गई यानी चूल्हे से आग फैल गई और पकड़ लिया है उसको, किसी ने लगाया नहीं है। या तो साबित कर दो कि महिला रात में या दिन में पानी भरने गई थी कुएं से, या किसी तरह से करंट मार दिया उसको, मर गई है, या कुएं में गिर गई, ठीक है, रात में दिखाई नहीं दिया, मर गई डूब के। मतलब किसी तरह से आप ये साबित कर दो कि वो महिला की मृत्यु, ठीक है, आकस्मिक रूप से तो हुई है, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं किया है, बल्कि इस तरीके से मृत्यु हुई है, मशीन से हुई है, जानवर सुबह बांधने गई थी, उठा के फेंक दिया, मर गई, या मकुसी कोई भी तरीका साबित कर दो, लेकिन उसमें आपकी संलिप्तता ना आने पाए, आप उसमें जुड़े हुए हो, ये ना साबित हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर दो। हाँ, फिर मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, और अच्छे वीडियो, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर जितने सामाजिक मुद्दे हैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा, जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर भी वीडियो बनेगा, और बाकी जो विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन में लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, परेशान ना हो, हर फील्ड के काम जो है बेस पे वीडियो बनता रहेगा, सबके लिए फायदा करेगा। मैं सबको एक साथ देख रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए, ठीक, तो या तो आप ये खंडित कर दो कि मृत्यु तो आकस्मिक रूप से हुई है, लेकिन वो मृत्यु सांप काटने से हुई है, कुएं में गिरने से हुई है, आग लग जाने से हुई है, ठीक है, या किसी यंत्र से हो गई है, लाइट से हो गया है, या कुकर फट जाने से हो गया है, लेकिन उसको हम लोगों ने नहीं किया है। आगे, और ये भले साबित हो जाए कि दहेज मांगा जा रहा था, आप कह सकते हो शायद दहेज तो मांगा जा रहा था, इससे क्रूरता हो रही थी, लेकिन वो मृत्यु हम लोगों ने नहीं की है, बल्कि आग लग गई, ठीक है, कुएं में गिर के मर गई है, अपना से सांप काट लिया है, तब बच तो जाओगे, लेकिन दहेज मृत्यु से बचोगे। अगर ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि क्रूरता कर रहे थे, तब आप, और महिला की मृत्यु हुई है, ठीक है, तब आप 498 का में दोषी हो जाएंगे। 498 का आईपीसी की धारा 3 साल तक का कारावास है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, और जुर्माना भी देना पड़ेगा।
लेकिन कब? जब महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, आकस्मिक रूप से नहीं हुई है, ये साबित हो जाए। लेकिन ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि महिला की मृत्यु जो है हुई है, उसके पहले उससे दहेज की मांग की जा रही थी, क्रूरता की जा रही थी। अगर ये तब 498 ये में दोषी होंगे। लेकिन अगर दहेज की मांग की जा रही थी, ठीक है, दहेज की मांग की जा रही थी और उसके साथ क्रूरता की जा रही थी, लेकिन महिला की जो मृत्यु हुई है वो आकस्मिक है, ये आप नहीं साबित कर पाते हो कि कैसे हुई है, ये साबित नहीं हो पाया मृत्यु हुई कैसे है, तब दहेज मृत्यु के लिए दोषी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर ये साबित होगा कि महिला ने आत्महत्या कर लिया है, आपने ये साबित कर दिया कि महिला ने आत्महत्या कर लिया है और आपने मतलब ये आपने क्लियर कर दिया कि साहब वो खुद फांसी लगा के मरी है, हम लोगों ने नहीं फांसी के फंदे पे उसे लटकाया, वो खुद तेल डाल के जल गई है, हम लोगों ने नहीं लटकाया। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि हम लोग दहेज की मांग कर रहे थे या उसके लिए उसको प्रताड़ित कर रहे थे, तब फिर आप दोषी हो जाओगे। फिर दोषी हो जाओगे कहाँ? धारा 306 में दोषी हो जाओगे, आईपीसी में 306 में का अपराध बन जाएगा, ठीक है। चाहे ये विवाह 7 वर्ष के भीतर हुआ हो, चाहे 10 वर्ष के भीतर हुआ हो, फिर इससे मतलब नहीं है। लेकिन फिर आगे आ जाइए, अगर ये साबित हो गया कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुआ है, विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु हुई है और मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई है, आकस्मिक रूप से हुई है, मृत्यु के समय या पूर्व, मृत्यु के समय या उसके पूर्व पति या नातेदारों द्वारा दहेज की मांग नहीं की जा रही थी, दहेज की मांग नहीं की जा रही थी, तो अगर दहेज की मांग नहीं की जा रही थी तो आप बच जाओगे, क्योंकि जब तक दहेज की मांग नहीं की जाएगी तब तक आप यहाँ नहीं दोषी होंगे। तो इसमें क्या क्या साबित करने की जरूरत है? ठीक है, दहेज मृत्यु के लिए कि महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो, ऐसी मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई हो और मृत्यु के समय या उसके पूर्व पति या नातेदारों द्वारा क्रूरता की जा रही हो, तब दहेज मृत्यु का अपराध बनता है। और एविडेंस की धारा 113 खा में कोर्ट शैल प्रिज्यूम कर लेता है कि ये अपराध हुआ है, यानी पीड़ित को ये साबित नहीं करना है, बस केवल इतनी बात वो बता दे कोर्ट में, कोर्ट मान लेगा कि आपने 304B का अपराध किया है, जिसमें मिनिमम सजा 7 वर्ष तक, मैक्सिमम आजीवन कारावास लिखा हुआ है, मिनिमम 7 वर्ष, 7 वर्ष से कम सजा लिखा ही नहीं है, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है, ठीक। तो ये है दहेज मृत्यु। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि महिला को मारा गया है घर में, महिला को घर में मारा गया है, जलाया गया है, गला दबा के मारा गया है, फांसी के फंदे पे लटकाया गया है, कुएं में ढकेला गया है, बिजली से करंट लगा दिया गया है, अगर ये साबित हो गया, या गला रेत दिया गया है, ठीक, अगर ये साबित हो गया कि ना पति या नातेदारों द्वारा इस तरह से उसे मारा गया है, तब वो दहेज मृत्यु का अपराध नहीं बनेगा, 304B का अपराध नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा? हत्या बन जाएगा, वो 302 का अपराध बनेगा, वो मर्डर का अपराध बन जाएगा, 302 में आप दोषी होंगे। लेकिन जब ये ना साबित हो पाए कि मृत्यु, ये ना साबित हो पाए कि मृत्यु घर वालों ने किया है, अगर ये ना साबित हो पाए कि मृत्यु घर वालों ने किया है, तब दहेज मृत्यु का अपराध बनेगा। अगर ये साबित हो गया कि दहेज के लिए उसे मारा गया है, तब दहेज मृत्यु नहीं, ये तो छोटा अपराध है, फिर 302 का अपराध बनेगा, मर्डर का अपराध बनेगा, और फिर 304B में दोषी नहीं होंगे, फिर 302 में आप दोषी होंगे सीधे हत्या करने के, और हत्या में आजीवन कारावास से कम सजा लिखा ही नहीं है, आपको जीवन भर जेल में रहना पड़ेगा, फांसी पे भी लटकाए जा सकते हो। तो इस तरह से आपने देख लिया हत्या और दहेज मृत्यु में क्या अंतर है। दहेज मृत्यु एक छोटा अपराध है, हत्या उससे बड़ा अपराध है, ठीक है, हत्या उससे बड़ा अपराध है। हर दहेज मृत्यु हत्या नहीं होता है, हर हत्या दहेज मृत्यु नहीं होता है, ठीक है। यानी दहेज मृत्यु का अपराध, डाउरी डेथ का अपराध तब बनता है जब ये मृत्यु साबित ना हो पाए कि घर वालों ने किया है, केवल आकस्मिक तो है लेकिन ये नहीं क्लियर है कि घर वालों ने मारा है, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है, तब वो दहेज मृत्यु का अपराध बनेगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि दहेज के लिए उसे मारा गया है, प्रताड़ित किया जा रहा था और मार दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया है, तब दहेज मृत्यु का अपराध नहीं रह जाएगा, तब वो हत्या का अपराध हो जाएगा। कन्फ्यूजन यहीं पे लोगों की है, लोग कहते हैं अगर दहेज के लिए मारा गया तो दहेज मृत्यु है, वो हत्या नहीं। अरे साहब नहीं,
हत्या के अपराध में लिखा है कि मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य किया गया हो, कोई कार्य किया गया हो, ठीक है। क्यों किया गया इससे कोई मतलब नहीं, चाहे दहेज के लिए मारा गया हो, प्रॉपर्टी लेने के लिए मारा गया हो, महिला को घर से भगाने के लिए मारा गया हो, ठीक है, कुछ भी उसका हड़पने के लिए मारा गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मृत्यु कारित करने के आशय से आपने कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर दी तो हत्या है। तो इस तरह से हत्या और दहेज मृत्यु में आपने अंतर मेरे समझ से बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार फिर मैं बताऊंगा कि दहेज मृत्यु तब लगता है जब मृत्यु क्लियर ना हो कि कैसे हुई है, यानी संशय बना हो, उस पर डाउट बना हुआ हो। अगर ये क्लियर हो गया कि मृत्यु घर वालों ने उसके की है तो फिर ये दहेज मृत्यु का अपराध नहीं रह जाएगा, फिर ये हत्या बन जाएगा। लेकिन डाउट रहने पे ये दहेज मृत्यु का अपराध ही रहेगा। लेकिन अगर घर वालों ने ये साबित कर दिया कि साहब मृत्यु सांप काटने से हुई है, मतलब मृत्यु किसी अन्य तरीके से हुई है, जो डाउट था उसको भी क्लियर कर दिया, तो वो लोग पूरी तरह से बच जाएंगे। ना तो 304 में बी में दोषी होंगे, ना तो दहेज मृत्यु के लिए दोषी होंगे, ना ही हत्या के लिए दोषी होंगे, ठीक है। अब ये अपराध आपने बहुत अच्छे से मेरे समझ से समझ लिया होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक मैं व्यवहारिक चीज बता देता हूँ, ठीक है। इसका मिसयूज तो हो रहा है, मिसयूज भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, फर्जी फंसाया जाता है लोगों को, ठीक है। आपको और डिटेल में जानकारी लेना है इस पे तो ये संपर्क सूत्र मैंने लिख दिया है, आप लोग कॉल करिए, मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा इससे कैसे बचना है, कैसे ये केस लगवाया जा सके किसी पे जिसने अपराध किया है, ठीक है। अगर आप परेशान हैं तो आप जरूर संपर्क करिए, मैं आपको बहुत अच्छे से सुझाव इस पे दूंगा जो उचित सुझाव होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको दहेज मृत्यु और हत्या में अंतर बताने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से फिर मिलेंगे।